हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के सेकेंड पेपर को बायोटेक्नोलॉजी सीरीज। हम इसमें चैप्टर नंबर 3 डील कर रहे हैं और आज हम लेके आए हैं आपके लिए यहाँ पे स्पेशल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। क्या होते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, पूरा क्लास कंप्लीट करेंगे। उससे पहले बता दें, यदि ये मेरा क्लास स्पेशली आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी तक चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। आपके सपोर्ट से ही हम आज इतने बड़े हुए और आज तक लगातार हम काम करते आ रहे हैं। तो आपका सपोर्ट और प्यार, नीचे कमेंट आप करते रहिए, हमको अच्छा लगता है आपके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने में। यदि ये मेरा वीडियो आप मेरे एप्लीकेशंस पे देख रहे हैं तो वहाँ एक लाइक का बटन होगा, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने इसी पॉइंट्स को देख लेते हैं आज कि क्या कहता है मेरा आज का क्लास। और नोटिफिकेशन एक और है कि क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। हर संडे को लाइव एक क्लासेस लेने का शेड्यूल तैयार किया गया है कि हर संडे को एक लाइव क्लास दिया जाएगा, आपसे बातें की जाएंगी, आपको प्रॉब्लम जो होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो संडे को 7 बजे ना भूलिए मेरे साथ आना, स्पेशली इसी चैनल पे लाइव सेशंस में। और एक सूचना और है कि यदि आप अभी तक मेरे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाइए, नीचे लिंक है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए वहां से वीएनआर क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशंस, और वहां पे मेरी पूरी टीम आपके सपोर्ट के लिए तैयार बैठी है। तो चलते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले बात करेंगे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर होता क्या है, ये देखा जाएगा। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूं तो एक लाइन कह सकते हो कि जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर होता है ये एक सर्कुलर का मतलब एक सर्कुलर वेक्टर होता है और लीनियर सर्कुलर पाया जाएगा या लीनियर वेक्टर पाया जाता है, जो स्पेशली प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं। इनको सटल प्लाज्मिड वेक्टर के नाम से भी जानते हैं लोग। कैसे जानते हैं? सटल प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में जानते हैं। तो लीनियर कंडीशन में होगा या फिर सर्कुलर होगा। ठीक, कैसा होगा? सर्कुलर होगा, वो भी सटल वेक्टर होगा। और सटल वेक्टर स्पेशली किसी भी ह्यूमन सेल्स में या फिर किसी भी नॉर्मल सेल्स में इनकी जो कॉपी होती है वो 2 या 2 से अधिक नहीं हो सकती। मतलब 2 हो सकती है या 1 हो सकती है, उससे अधिक इनकी कॉपी देखने के लिए नहीं होती, क्योंकि इनमें कॉपी करने की क्षमता, रिप्लिकेशंस की ज्यादातर कॉपी होने की क्षमता काफी कम देखने के लिए मिल जाता है। अब इसी सीरीज में हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स स्पेशली 5 होते हैं, पांचों आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, आओ। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है? नंबर फर्स्ट कहता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं BAC वेक्टर से। किसको? BAC वेक्टर से। तो ये जो हमारा वेक्टर है ये क्या कहता है, इसके बारे में अभी डील करेंगे हम। उसके बाद दूसरे टॉपिक में पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं YAC वेक्टर। तो जो YAC वेक्टर है ये स्पेशली हमारा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, इसके बारे में अगले क्लास में देखेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा हो जाता है प्लाज्मिड। क्या हो जाता है? प्लाज्मिड डेराइव। क्या होता है? प्लाज्मिड डेराइव को स्पेशली PAC, हमने पिछले क्लासेस में इसको कंप्लीट कर चुके हैं, PAC वेक्टर्स। ठीक, उसके बाद चौथे में आ जाता है मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। ये मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो वेक्टर होता है ये स्पेशली मैमेल्स के लिए यूज किया जाता है। इसको हम करते हैं MAC वेक्टर। ठीक, उसके बाद हमारे पास था ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, इसको HAC वेक्टर। ठीक, तो ये देखो इतने टाइप्स के वेक्टर हो गए। और आज के क्लास में हमको पढ़ना क्या है? BAC वेक्टर। क्या पढ़ना है? VAC वेक्टर, यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो वेक्टर है वो क्या कहता है, उसके बारे में इंट्रो क्या होगा, सबके बारे में देखेंगे। तो आज इस वाले सेक्शन को पूरा कर देते हैं, बाकी क्लासेस कंप्लीट कर दिया जाएगा ये सब। ठीक, तो आज हमको देखना होगा BAC। तो पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, परिचय की कहानी स्टूडेंट ये आती है कि जो हमारा BAC होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर होता है वो स्पेशली एक सटल प्लाज्मिड वेक्टर होता है। कैसा होता है? सटल प्लाज्मिड वेक्टर होता है। जो सटल प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं इनकी एक खासियत होती है कि ये बड़े आकार के, कैसे? बड़े साइज के जो फॉरेन DNA होते हैं, जो विदेशी बाहर से आए हुए DNA होते हैं, उनको क्लोनिंग कराने के लिए बनाया जाता है। कैसे?
जो बड़े मॉलिक्यूल्स के, जो बड़े साइज के हमारे फॉरगेन डीएनए होते हैं, उनके क्लोनिंग करने के लिए सटल प्लाज्मिड वेक्टर का फॉर्मेशन किया जाता है और उसी सटल प्लाज्मिड वेक्टर में हमारा BAC आ जाता है। इसे ध्यान देना कि इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर एक साइट्स होती है जिसको एक एसेरेशिया कोलाई से फॉर्मेट किया जाता है। क्या किया जाता है, एसेरेशिया कोलाई जो होता है, एसेरेशिया कोलाई उसको बनाया जाता है, स्पेशली उसका नाम होता है F फैक्टर। क्या होता है, F फैक्टर। जो हमारे पास F फैक्टर है, F फैक्टर एक ऐसा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट का फॉर्मेशन करता है, मतलब कह सकते हो कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट का फॉर्मेशन करता है किसके अंदर, इसी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर। ठीक, अब ये देखा जाता है स्टूडेंट कि ये जो वेक्टर होता है, ये जो कॉपी की संख्या होती है इनकी काफी सीमित होती है, मतलब इनके F फैक्टर आने के बाद भी ये स्पेशली 2 कॉपी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, 2 कॉपीज बनाने का वर्क रखते हैं, काफी कम, 1 से 2 कह सकते हो कि 1 या 2 कॉपी ये कंप्लीट करते हैं। ठीक, काफी कम कॉपी बनता है। अब बात करते हैं कि कम कॉपी बनने के रीजंस क्या होते हैं। कम कॉपी बनने के रीजंस ये होते हैं कि इनमें, इनके अंदर काफी कम बनता है। उसका कारण है ये कि ये मल्टीपल वेक्टर के, ध्यान देना, मल्टीपल वेक्टर के विभिन्न डिफरेंट डीएनए इंसर्ट में रिकॉम्बिनेंट की संभावना कम होती है। मतलब कि ये जब डीएनए रिकॉम्बिनेंट में डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर के साथ इनका कॉम्बिनेशन किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट किया जाता है इनको, तो इनकी संख्या काफी कम देखने के लिए मिल जाती है और ये रिप्लिकेट नहीं कर पाते अपने आप को, इसलिए इनकी संख्या जो होती है वो काफी कम ही रह जाती है। वो 1 या 2 कॉपी को बना के छोड़ देते हैं क्योंकि साइज इनकी बड़ी होती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। लगे हाथ स्ट्रक्चर्स की बात करें स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चर्स में ये देखा जाता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट्स में ये देखेंगे कि इनमें 3 टाइप्स के वेक्टर्स को कंप्लीट करते हैं, मतलब 3 या 4 वेक्टर्स को कंप्लीट करते हैं। नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं आपके लिए। मेरे पास नंबर फर्स्ट वेक्टर आता है जिसको हम कहते हैं PBAC। क्या, प्लाज्मिड, ध्यान देना, P से प्लाज्मिड की बात करेगा यहां से। ठीक, प्लाज्मिड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर 108L, ये लेबोरेटरी नंबर है। ठीक, ये BAC का, ध्यान देना, ये BAC का फर्स्ट वेक्टर है। कैसा है, BAC का पहला वेक्टर के रूप में काम करता है। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट वेक्टर कौन लगाया गया था, यहां से PBAC 108L जो था, इसकी डिस्कवरी की गई थी स्पेशली आर्टिफिशियल, यहाँ पे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के वेक्टर के रूप में। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में किसी MSc के एग्जामिनेशन में अगले साल आपको देना है। मेरा जनवरी से एक सेशन तैयार होगा, एक पूरा लेक्चर तैयार होगा MSc एग्जामिनेशन जूलॉजी 2021 के लिए। ठीक, अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स में, तो मिलिए उस सेशंस में। ठीक, यहाँ पे बात करते हैं अगला जो हमारे पास पॉइंट्स मिलता है वो मिलता है PBACE। ठीक, PBACE 3.6। ठीक, ये भी 1 टाइप का एक वेक्टर है। कैसा है, ये स्पेशली कैसा है, BAC वेक्टर है, तो इसको आप कह सकते हो कि ये BAC वेक्टर के रूप में काम कर रहा है। और लास्ट मेरे पास आता है जो हमको आज पढ़ना है, स्पेशली हम उसी को चुन के लाए हैं, P यानी प्लाज्मिड बेलो BAC सेकेंड। ठीक, ये एक टाइप्स का वेक्टर है जो आज हमको कंप्लीट करने हैं। ठीक, तो आज इसको कंप्लीट करते हैं, तो चलते हैं अपने मॉड्यूल्स के अंदर। उसके पहले इसके थोड़ा सा इंट्रो ले ले इसके बारे में। ये स्पेशली 7.4 किलो बेस पेयर के साथ आता है। क्या होता है, 7.4 किलो बेस पेयर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमने कंप्लीट भी किया है 7.4 किलो बेस पेयर के साथ। ठीक, अब ये देखा जाता है कि इनके अंदर log Z अल्फा, क्या, log Z अल्फा रिकम्प्लीमेशन क्या होते हैं, और यहाँ पे कंप्लीमेशन की बात करते हो तो कंप्लीमेशन स्पेशली इनके अंदर देखा जाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक साइड दिखाई दे रही है, ये इनके अंदर रिकम्प्लीमेशन के रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट क्लोन टेक्नोलॉजी के चयन करता है। मतलब इनके अंदर ये देखा जाएगा कि ये 7.4 किलो बेस पेयर के साथ आएंगे और इनमें log Z अल्फा कॉम्प्लीमेशन क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्लीमेशन के द्वारा रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग का चयन करता है।
रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग, मतलब जैसे आगे चल के इनका रिकॉम्बिनेंट क्लोनिंग होगा, उनका ये चयन किया जाता है। जब ये चयन करता है तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। तो अब देखते हैं इसके अंदर मॉड्यूल्स के पहले आप एक स्क्रीनशॉट प्यारा से कर लो, ताकि हम इसको फिगर को गंदा करें उससे पहले आपका एक स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए, जिससे आपको फिगर बनाने में काफी हेल्प मिल सके बाद में। ओके, देखो लाइट इधर उधर चल रही है, ठीक, चलते हैं। अब बात करते हैं, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो मॉड्यूल्स के अंदर, मॉड्यूल्स में नंबर फर्स्ट मॉड्यूल्स को हम कवर करते हैं। यहां से पहले देखा जाता है इसकी ओरिजिन ऑफ साइट, कैसी, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ साइट, या कह सकते हो कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस में साइट नंबर फर्स्ट क्लियर करते हैं। यहां से आपको दिख रहा होगा कि ओरिजिन ऑफ साइट, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट, ये नंबर फर्स्ट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान देना। ये नंबर फर्स्ट पॉइंट्स ये कह रहा है कि इनके अंदर एसेरेशिया कोलाई का स्पेशली एफ प्लाज्मिड से प्राप्त, एसेरेशिया कोलाई से क्या, एसेरेशिया कोलाई से एफ प्लाज्मिड, क्या, एफ प्लाज्मिड से प्राप्त स्पेशली ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट देखने के लिए मिल जाता है। वहीं बात करें दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे कह रहा है कि इन्हीं के साथ स्पेशली यहाँ पे रिप्लिकेशन प्रोटीन्स होते हैं, इनको रिप्लिकेशन प्रोटीन ई बोला जाता है। रिप्लिकेशन प्रोटीन्स को कोडित करने के लिए रिप्लिकेशन ई, जो इस स्पेशली रिप्लिकेशंस को प्रारंभ करता है, क्या करता है, रिप्लिकेशन को प्रारंभ करता है, रिप्लिकेशन प्रोटीन्स को कोडित करने के लिए यहाँ पे REPA लगा होता है। क्या होता है, REPE लगा होता है, जो स्पेशली ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस के पार्ट से जुड़ा होता है। क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के पार्ट से ही जुड़ा होता है, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब बात करते हैं नंबर थर्ड में हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर थर्ड में हमारे पास आता है CMR क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस मार्कर है। क्या आता है, एक एंटीबॉडीज रेजिस्टेंस मार्कर है। इनको हम क्लोराएम्फिकल, क्या, यहाँ पे क्लोराएम्फिनिकल कहते हैं इसको, क्लोराएम्फेनिकल रेजिस्टेंस लगा होता है। यदि बात करते हैं एंटीबॉडीज होती है, जो यहाँ पे जो टाइफाइड फीवर होता है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। तो ये एक रेजिस्टेंस होता है जो इनके अंदर एंटीबॉडीज का वर्क करता है, जो एक मार्कर के रूप में काम करता है, इंडिकेट करता है। ओके, अगली टेंडेंसी बात करते हैं, यहाँ पे कॉस एन लगा होता है, जिसको हम कोहेसिसाइट्स कहते हैं। कोहेसिसाइट एन होता है जो लेम्डा फेज, ध्यान देना, कोहेसिसाइट एन की बात करें तो कहीं दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा यहाँ पे। अब फिगर नंबर 4 ये आ जाएगा, ठीक। यहां से बात करते हैं जिसको कोस एन के नाम से जानते हैं। कोस एन एक ऐसा साइट्स है, ठीक, यहाँ पे स्पेशली लेम्डा फेज का कोस साइट्स होता है। मतलब लेम्डा फेज जब आएंगे रिप्लिकेट करने के लिए तो स्पेशली उसी साइट्स को अटैक करेंगे। किस वाले साइट को, यहाँ पे जो ये वाला साइट पाया जा रहा है, ये इसी साइड को अटैक करते हुए नजर आएंगे, ठीक। अब बात करते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 ये यहाँ पे लॉग जेड, क्या, लॉग जेड होता है। तो लॉग जेड की बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5वें नंबर पे। ये जो लॉग जेड होता है ये अल्फा और बीटा दो फॉर्म में होता है। जो अल्फा फॉर्म होता है यहाँ पे वो स्पेशली किसके लगाया जाता है, वो क्लोरीन के लिए लगाया जाता है। और दूसरा जो हमारे पास होता है अल्बीटा, जो बीटा होता है वो ग्लूकोसाइड, क्या, ग्लूकोसाइड जीन होते हैं। मतलब ध्यान देना कि लॉग जेड, क्या, लॉग जेड जो बीटा ग्लूकोसाइड जीन है, ये एक रेजिस्टेंस साइट्स होते हैं। कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस साइट के रूप में काम करते हैं। तो मतलब रेजिस्टेंस साइट जो पाया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक, रेजिस्टेंस साइट ऊपर की ओर हमको दिखा था अभी, ठीक। एक रेजिस्टेंस साइट और देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना होगा लंबे समय के लिए, ठीक, कि जो लॉग जेड बीटा ग्लूकोसाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, लॉग जेड जो बीटा ग्लूकोसाइड जीन होते हैं, ये एक रिस्टिकेशन साइट्स के रूप में काम करते हैं। मतलब बाहर से आया हुआ कोई भी फॉरगेन डीएनए या एफडीएनए, ठीक, जहां जुड़ेगा उनको कटर करने के लिए स्पेशली लॉग जेड जीन देखा जाएगा अपने बीटा ग्लूकोसाइड्स टेंडेंसी में। और बात कर लेते हैं इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास स्पेशल 2 छठे नंबर में ये देखा जाएगा
कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमको प्रमोटर देखने के लिए मिल जाते हैं। कैसे होते हैं प्रमोटर मिलते हैं? नंबर फर्स्ट एक होता है T7 प्रमोटर, एक होता है T3 प्रमोटर। बात करें T7 प्रमोटर की तो ये स्पेशली किसी भी बैक्टीरियोफेज से बनाया जाता है। क्या होता है? T7 प्रमोटर। याद रहे आपको कि जो हमारे पास T7 प्रमोटर जिसमें हमने लगाया नहीं है लेकिन अभी आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे T7 प्रमोटर होता है। ये प्रमोटर बैक्टीरियल फेज या बैक्टीरियोफेज से बनता है और ये करता क्या है? ये आरएनए पॉलीमरेज द्वारा जुड़कर क्या करता है? ये क्या करेगा? ये आरएनए जो हमारा पॉलीमरेज होता है, क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज होता है। आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़कर स्पेशली ये प्रमोटर जैसा बिहेव करता है या प्रमोटर को संचालित करता है। जब ये प्रमोटर के रूप में ये देखा जाता है कि ये इंक्रीजिंग करते हैं क्लोनिंग को। ओके, अब अगले नंबर पे 7 में ये देखा जाता है कि स्पेशली इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे sp6 क्या sp6 एक साइट्स होते हैं जहां पे आपको दिख रहा होगा, तो दिख रहा होगा, मैंने इसमें बनाया नहीं, बस बता दे रहा हूं आपको, ठीक। sp6 टाइप्स होता है जो बैक्टीरियोफेज के जो हमारे पॉलीमरेज होते हैं उनका वो संचालन करता है, ठीक। 3p भी हो सकता है, sp भी हो सकता है, दो टेंडेंसी में आपको दिख जाएंगे, ठीक। अब ये चीज आगे क्रिएट होने के बाद हमारे पास 3 टाइप्स के यहाँ पे स्पेशली सेल डिवीजन के एफ प्लाज्मिड सेंटर देखने के लिए मिल जाते हैं। नंबर फर्स्ट आपको मिलेगा 1, 2 एंड 3, ठीक। इनको कह सकते हो 7A, 7-2, 7-3, ठीक। ये 3 टाइप्स के हमारे पास के मिलते हैं सेल डिवीजन साइकिल्स। क्या मिलते हैं? सेल डिवीजन साइकिल्स। ऐसे कह सकते हो कि PARA, PARB और PARC, ये तीनों जो स्पेशल सेल डिवीजन के साथ, ध्यान देना, ये क्या करेंगे? ये सेल डिवीजन जो हमारा होता है सेल डिवीजन के साथ स्पेशली मिलते हैं। गलती हो गया क्या? सही तो है, ठीक। सेल डिवीजन के साथ कंप्लीट होते हैं और सेल डिवीजन के समय ये स्पेशली एफ प्लाज्मिड जो हमारा होता है, क्या होता है? हमारे पास एफ प्लाज्मिड जो होता है, एफ प्लाज्मिड टेंडेंसी में क्या करते हैं? एफ प्लाज्मिड टेंडेंसी में आने के साथ उसका वो विभाजन करते हैं। एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि PARA, PARB और PARC सेल डिवीजन के समय जो सेल डिवीजन का टाइमिंग होगा, ठीक, क्या होगा? यहाँ पे सेल डिवीजन का जो टाइमिंग होगा, सेल डिवीजन के टाइमिंग में अल्फा मतलब यहाँ पे एफ प्लाज्मिड के साथ मिलकर या एफ प्लाज्मिड को वे डिवीजन करते हैं, क्या? विभाजन करते हैं, ठीक। एफ प्लाज्मिड के बारे में मैंने या एफ फैक्टर के बारे में पहले ही बता दिए हैं, ठीक। अब अगले टेंडेंसी में देखा जाता है यहाँ पे स्पेशली एक होता है यहाँ पे LOX-P। क्या होता है? LOX-P। जो LOX-P है एक छोटा सा हमारे पास एक स्पेशली कह सकते हो कि पॉइंट्स दिखाई दे रहा है, दूसरे पॉइंट्स में है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे LOX-P, ठीक। ये जो LOX-P होती है, ये LOX-P जो रिकॉम्बिनेंट के लिए क्या करता है? रिकॉम्बिनेंट के लिए जो हमारा फेज फिनोमिना या कह सकते हो कि फेज PL जीनोम पर स्थित होता है। जब हमारा फेज जीनोम आगे जाएगा वहां पे स्पेशल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में या रिकॉम्बिनेंट हो रहा होगा, वहां पे LOX-P पाया जाएगा, ठीक। क्या करेगा? ये एक छोटा सा जीनोम होता है जो FPA जीन के साथ जीनोम के साथ नजर आएगा, ठीक। अब इतना क्लियर करने के बाद थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, ठीक। ये दोनों इसके साइड्स होते हैं, ठीक, दो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के साथ दिखेंगे। और ये क्या है? ये छोटे छोटे हमारे क्या हैं? छोटे छोटे हमारे अलग अलग मार्कर पॉइंट्स होते हैं या कह सकते हो कि रेजिस्टेंस यहाँ पे रिस्ट्रिकेशन साइट्स होते हैं जो आगे चल के, ठीक, क्योंकि हमारे पास पता है कि कोई भी वेक्टर होगा, किसी भी वेक्टर में लगभग 4 से 6, 10, 12, 20 और यहाँ पे रिस्ट्रिकेशन साइट्स मिल जाते हैं अलग अलग कटर के लिए कि हम कहीं भी कटर करके अपने फॉरगेन डीएनए को इंसर्ट करा सके, सही से जोड़ सके। अब बात करते हैं, मॉड्यूल मेरा खत्म होता है, फिगर हमने कंप्लीट कर लिया, जो इंपॉर्टेंट था उसके बारे में बता दिया।
अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट्स में मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद इंपॉर्टेंस में, कि इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंट में ये देखा जाएगा कि स्पेशली जो मेरे पास इनका इंपॉर्टेंस फर्स्ट की बात करो तो कह सकते हो कि ये लगभग जो BAC होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर होता है, ये लगभग बाहर के 300, ध्यान देना कितना, 300 किलो बेस पेयर के और DNA मॉलिक्यूल्स को या फॉरगेन DNA को क्लोनिंग करा सकता है। ठीक, देखो इसका साइज इतना है और ये लेकिन लेके जा रहा है 300, है 700 का, मतलब 7 का, और लेके जा रहा है 300, मतलब अपने से कई गुना ज्यादा बड़ा, लगभग 50 गुना ज्यादा बड़ा साइज को ले जाने की क्षमता इनके अंदर हो जाती है। अब इसी के बारे में अगली बात करेंगे। अगले बारे में ये देखा जाता है कि ये काफी स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? काफी स्टेबल होते हैं, क्योंकि बड़े साइज के साथ जाते हैं तो स्टेबिलिटी के साथ आते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि रिकॉम्बिनेशन में, क्या रिकॉम्बिनेशन द्वारा क्लोनिंग DNA या क्लोन DNA में डिफरेंट जो वेरिएशंस होते हैं, ये काफी उनमें वेरिएशन, यानी जो क्रीमिएज्म होता है, क्रीमिएज में ये नहीं दिखाते, क्रीमिएज में कहते हैं उसको, क्रीमिएज में नहीं दिखाते या विकसित नहीं करते, क्योंकि जो छोटे छोटे DNA मॉलिक्यूल्स वाले वेक्टर्स होते हैं वो काफी तेजी से अपने आप को रिकॉम्बिनेशंस में चेंज कर देते हैं, इसीलिए वो कम स्टेबल होते हैं। लेकिन ये काफी साइज के साथ आता है, इसलिए इनका जो पूरा का पूरा कैटेगराइज होता है, ठीक कह सकते हो रिकॉम्बिनेशंस के साथ आते हैं, मतलब इनके केमिकल्स में कोई भी चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिलता है। अब थोड़ा सा और भी कोई बात कर लें तो थोड़ा सा पॉइंट और देखेंगे कि इनकी संख्या जो होती है वो सीमित होती है, क्योंकि हमने बताया था कि ये कितना कॉपी बनाएंगे, ये केवल 2 कॉपी या 1 कॉपी बनाते हैं। ठीक, क्या करते हैं? केवल 1 या 2 कॉपी बनाते हैं। इसी कॉपी की वजह से क्या होते हैं? इसी कॉपी की वजह से इनकी जो जीन होती है वो काफी स्टेबल होती है। क्या होती है? जीन होती है जो काफी स्टेबल होती है, इसीलिए पूरा वेक्टर काफी स्टेबिलिटी के साथ नजर आता है। यदि बात करें नॉर्मल स्टोरेज की कि इसका यूज कहां पे है, यदि यूजेज की बात करते हैं तो हमारे पास पूरा जो जीनोम विश्लेषण होता है, जीनोम का एनालिसिस किया जाता है, तो जीनोम एनालिसिस में भी इसको यूज किया जाता है। एंड दूसरा जो हमारे सबसे बड़ा यूजेज है वो इसका वही है, जीनोम एनालिसिस। ठीक, अब एक चीज, आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट, बट ये पूरा मैपिंग मैंने कर दिया है। अब एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे माना जाता है कि नोटिस करना होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास इसके द्वारा जो पूरा हमारा ये क्या है, आर्टिफिशियल बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है, ठीक, जिसको PVLO-BC थर्ड के नाम से हम जान रहे हैं। ठीक, इसके द्वारा होस्ट के साथ, मतलब कोई भी हमारा होस्ट होगा, इसके लिए जो हमारा होस्ट सेल होगा, होस्ट सेल में एकेरेसिया कोलाई एक म्यूटेंट स्ट्रेन का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? एकेरेसिया कोलाई के लिए एक म्यूटेंट स्ट्रेन, ध्यान दीजिएगा, ये कभी आता है पेपर में, मैं एक लाइन फिर से बोल रहा हूं कि इसके लिए जब कभी भी हम किसी होस्ट के स्थान पे दूसरे सेल के स्थान पे हम एसेरेशिया कोलाई के एक म्यूटेंट स्ट्रेन का उपयोग किया जाता है, जिसमें रिस्ट्रिकेशंस मॉडिफिकेशन का अभाव होता है। मतलब इनके अंदर जो रिस्ट्रिकेशंस होते हैं एंड जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो काफी कम होते हैं, क्योंकि साइज इनकी काफी बड़ी होती है, इसलिए इनके अंदर हम एक म्यूटेंट स्ट्रेन का प्रयोग करते हैं ताकि वो एसेरेशिया कोलाई के साथ जाने के साथ काफी अच्छे से अपने आप को कंट्रोल, वो कोऑर्डिनेट कर सके। ओके, ठीक, क्लियर हो जाए। आज का क्लास कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेके ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर को। तब तक के लिए आपको जय हिंद।